नमस्कार। राजनीति विज्ञान बीए पाठ द्वितीय के प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं चीन के संविधान के संबंध में। चीन में 1949 की साम्यवादी क्रांति के बाद जनवादी चीन गणराज्य की स्थापना हुई। 1949 से 1954 तक चीन का कोई स्थायी संविधान नहीं था। 1954 में वहाँ पहली बार समाजवादी संविधान लागू किया गया। बाद में चीन की अपनी बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार वहाँ कई नए संविधान लागू किए गए और राजनीतिक प्रणाली में अपेक्षित परिवर्तन किए गए। 1954 के बाद चीन में 1975, 1978, 1982 में नए संविधान लागू किए गए। उनका वर्तमान संविधान 1982 का संविधान है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में उसमें अपेक्षित समायोजन कर लिए गए हैं। 1954 का संविधान साम्यवादी क्रांतिकारियों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता था, जिसमें अर्थव्यवस्था के समाजीकरण, जनवादी लोकतंत्र, जनवादी अधिनायक तंत्र की विशेष रूप से चर्चा की गई थी। सोवियत रूस के 1936 के संविधान की तरह यहाँ भी शासन और समाज के सभी अंगों पर साम्यवादी दल की प्रधानता स्थापित की गई थी। 1965 से 1969 तक की अवधि में चीन के अंतर्गत भारी राजनीतिक उथल पुथल हुई थी, जिसे सांस्कृतिक क्रांति की संज्ञा दी जाती है। इस क्रांति का नेतृत्व तत्कालीन चीन के सर्वोच्च नेता स्वयं माओ त्से तुंग ने किया था और इसमें माओ के अनुयायी लाल रक्षकों की भूमिका विशेष थी। इसके पीछे मान्यता थी कि नई समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत जनसाधारण के मन में बुजुर्ग संस्कारों और सांस्कृतिक परंपराओं की जड़ें गहरी जमी होती है। अतः जनमन में व्यापक वैचारिक परिवर्तन लाने के लिए साम्यवादी कार्यकर्ताओं को किसानों, मजदूरों, जनसाधारण के बीच जाकर काम करना चाहिए, उनसे कर्तव्य निष्ठा की शिक्षा लेनी चाहिए और उनके मन में समाजवाद के प्रति आस्था जगानी चाहिए। सांस्कृतिक क्रांति की उपलब्धियों को समेकित करने के ध्येय से ही चीन में 1975 का नया संविधान लागू किया गया। इस संविधान के अंतर्गत कम्युनिस्ट पार्टी की स्थिति पहले से भी अधिक सुदृढ़ हो गई। क्षेत्र में माओ त्से तुंग की मृत्यु हो गई और चीन में सत्ता के संघर्ष ने नई करवट ली। इस संघर्ष में देंग जियाओपिंग के गुट को विजय प्राप्त हुई, जिसने 1978 के नए संविधान की नींव रखी। इसमें माओ त्से तुंग के नेतृत्व को सराहा गया, परंतु सांस्कृतिक क्रांति की निंदा की गई। चीन का वर्तमान संविधान 1982 में अपनाया गया। यह संविधान पिछले दोनों संविधानों से बड़ा है। जहाँ 1975 के संविधान में केवल 30 अनुच्छेद थे, 1978 के संविधान में 60 अनुच्छेद थे, 1982 के संविधान में 138 अनुच्छेद हैं। यह संविधान देश की जनता में विस्तृत प्रचार और विचार विमर्श के बाद स्वीकार किया गया है। यह संविधान सार्वजनिक नीति की नई पूर्वताओं पर आधारित है, जिनमें आधुनिकीकरण पर विशेष बल दिया गया है। संविधान की प्रस्तावना में ही कहा गया है कि चीन की जनता जनवादी लोकतंत्रीय अधिनायक तंत्र में निष्ठा रखते हुए समाजवादी मार्ग पर अग्रसर होगी और समाजवादी संस्थाओं को लगातार उन्नत करेगी। संविधान के अंतर्गत लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत में प्रबल आस्था व्यक्त की गई है। चीन में 1982 के संविधान के अंतर्गत संविधान को राज्य का बुनियादी कानून घोषित किया गया है। अतः चीन में रहने वाली सभी राष्ट्र जातियाँ, राज्य के समस्त उच्चाधिकारी, सशस्त्र सेनाएं, औद्योगिक संस्थान और सार्वजनिक संगठन संविधान की व्यवस्थाओं में बंधे हुए हैं, जिससे ऐसा संकेत मिलता है कि राज्य सत्ता और निर्णय प्रक्रिया पर कम्युनिस्ट पार्टी का पहले जैसा प्रभुत्व नहीं है, परंतु व्यवहार के धरातल पर शासन के क्षेत्र में कम्युनिस्ट पार्टी के वर्चस्व को समाप्त करना मुश्किल है। चीन के वर्तमान तथा पिछले संविधानों में जनता के जनवादी अधिनायक तंत्र पर बल दिया गया है, जो कि मजदूरों और किसानों की अटूट मैत्री पर आधारित है। इस तरह यह संविधान मार्क्सवाद की मान्यताओं के अनुरूप सर्वहारा के अधिनायक तंत्र पर बल देता है। वर्तमान संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार जनवादी चीन गणराज्य में समशक्ति या सत्ता जनसाधारण के हाथों में निहित है। हर स्तर पर जन कांग्रेसों का गठन किया गया है कि जो कि निम्न स्तर की प्रतिनिधि सभाएं हैं और चीन की प्रमुख प्रतिनिधि सभा राष्ट्रीय जन कांग्रेस का आधार प्रस्तुत करती हैं। हम इस नए चीनी संविधान अर्थात 1982 के संविधान की प्रमुख विशेषताओं पर बात करेंगे। इसकी पहली विशेषता इसका संक्षिप्त होना है, अर्थात चीन का संविधान संक्षिप्त है। यद्यपि 1975 और 1978 के संविधानों की तुलना में यह अपेक्षाकृत व्यापक संविधान है, लेकिन दुनिया के अन्य देशों के संविधानों की तुलना में यह संविधान भी संक्षिप्त ही है। वर्तमान संविधान में 138 अनुच्छेद हैं और यह 4 भागों में विभक्त है। इसमें एक प्रस्तावना भी जुड़ी हुई है, जिसमें संविधान के दर्शन, दल के प्रत्यक्ष शासन तथा सामाजिक व्यवस्था को परिभाषित किया गया है।
इसकी दूसरी विशेषता है लिखित तथा इसका निर्मित होना। नया संविधान अन्य आधुनिक राज्यों के संविधानों की तरह ही लिखित है। इसका निर्माण विशेष रूप से नियुक्त की गई एक समिति तथा जनवादी कांग्रेस ने किया है, अतः इसे लिखित होने के साथ साथ निर्मित संविधान भी कह सकते हैं। चीन के संविधान को पारिभाषिक दृष्टि से तो कठोर संविधान ही कहना होगा। संविधान में संशोधन यद्यपि उसी राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा किया जा सकता है जो चीन के लिए सामान्य कानूनों का निर्माण करती है, लेकिन सामान्य कानूनों के निर्माण और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अलग अलग है। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस सामान्य कानूनों का निर्माण साधारण बहुमत से करती है, लेकिन संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 64 में किया गया है। संविधान में संशोधन का प्रस्ताव राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति के द्वारा या राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के 1/5 सदस्यों द्वारा रखा जाना चाहिए तथा यह प्रस्ताव राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से स्वीकृत होना चाहिए। इस प्रकार इससे पारिभाषिक दृष्टि से कठोर होते हुए व्यवहार की दृष्टि से लचीला संविधान कहा जा सकता है कि अकेली राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस ही संविधान में संशोधन कर सकती है और एक दलीय व्यवस्था होने के कारण 2/3 बहुमत से स्वीकृति बहुत ही सरल होती है। 1978 के संविधान में कहा गया था कि जनवादी चीन सर्वहारा वर्ग की तानाशाही वाला एक समाजवादी राज्य है। वहाँ 1982 के नए संविधान के प्रथम अनुच्छेद में घोषणा की गई है कि जनवादी चीन जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही वाला एक समाजवादी राज्य है जिसका नेतृत्व श्रमिक वर्ग के हाथों में है और जहाँ श्रमिकों तथा किसानों के बीच अटूट मैत्री का संबंध विद्यमान है। जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही से अभिप्राय है कि नागरिकों को राजकीय मामलों में हाथ बटाने का पूरा अधिकार हासिल है। हर स्तर पर जनसभाओं यानी विधानमंडलों का गठन किया गया है। उनमें ज़्यादातर किसान, मजदूर और साधारण वर्गों के लोग ही सदस्य हैं। नए संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार चीन में गणवादी गणतंत्र में संपूर्ण सत्ता जनता में निहित है। जनता इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस तथा स्थानीय जन कांग्रेस के माध्यम से करती है। चीन में सभी स्तरों पर जन कांग्रेस है। राज्य प्रशासन का संचालन जनता स्वयं करती है तथा आर्थिक, सांस्कृतिक व सामाजिक गतिविधियों का संचालन भी कानून के अंतर्गत जनता स्वयं ही करती है। चीन का नया संविधान भी लोकतंत्र और केंद्रवाद की बात करता है, जिसका अर्थ है कि लोकतांत्रिक केंद्रवाद का सिद्धांत चीनी शासन पद्धति का मार्गदर्शक सिद्धांत है और जिसका अर्थ है कि लोकतंत्र के आधार पर केंद्रीकरण तथा और केंद्रित पथ प्रदर्शन के अंतर्गत जनतंत्र चीनी संविधान के अंतर्गत है। और इस स्तर पर जनता द्वारा निर्वाचित कांग्रेस है। मंत्रिमंडल तथा उच्चतम जन न्यायालय राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस या उसकी स्थायी समिति की अधीनता में कार्य करते हैं। प्रांतों, काउंटियों, जिलों, नगरों, कम्यूनों में भी जनसभाओं का गठन किया गया है। ये जनसभाएं एक प्रकार से विधानसभा का ही लघु रूप हैं। नागरिकों को भाषण, अभिव्यक्ति, शिक्षा, रोजगार, विश्राम के अधिकार उपलब्ध हैं। चीन की एक अन्य विशेषता इसका बहुराष्ट्रीयता वाला राज्य होना है, जिसमें 56 राष्ट्रीयताएं निवास करती हैं। इनमें हान राष्ट्रीयता से जुड़े हुए व्यक्तियों की संख्या सबसे अधिक है। अन्य 55 राष्ट्रीयताओं की जनसंख्या पूरे देश की जनसंख्या की तुलना में बहुत कम है, अतः इसे अल्पसंख्यक राष्ट्रीयता कहा जाता है। इन अल्पसंख्यक राष्ट्रीयताओं की जनसंख्या में भी चीन में बहुत अधिक विभिन्नताएं हैं। चीन में इन राष्ट्रीयताओं को भाषा, लिपि, संस्कृति आदि के प्रसंग में पर्याप्त स्वतंत्रताएं हालांकि प्राप्त हैं। पूर्व सोवियत संघ की संविधान की भांति ही चीन के इस संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता लोकतांत्रिक केंद्रवाद है। अनुसार संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार चीन के सभी शासकीय अंग लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत को लागू करेंगे। लोकतांत्रिक केंद्रवाद का यह सिद्धांत साम्यवादी व्यवस्था के मूल सिद्धांत और माओ के दर्शन पर आधारित है। यह लोकतंत्र के आधार पर केंद्रवादी है और केंद्रवादी निर्देशन के अंतर्गत लोकतांत्रिक है। इसको हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि लोकतंत्र और केंद्रवाद की परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों के बीच इसके अंतर्गत समन्वय स्थापित किया गया है। लोकतांत्रिक तत्व इसमें यह है कि समस्त सत्ता जनता में निहित है और नागरिकों को शासन कार्य में भाग लेने का समुचित अवसर प्रदान किया है। केंद्रवादी तत्व यह है कि शासन या दल का प्रत्येक अंग अपने उच्च अंग के अधीन है। निम्न स्तर के अंग को उसी सीमा तक स्वतंत्रता है जिस सीमा तक उच्च अंग उस पर प्रतिबंध नहीं लगाता। प्रत्येक निम्न अंग के लिए उस अपने उच्च अंग की आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है। अंततः समस्त राज्य शक्ति एक केंद्र बिंदु में निहित हो जाती है। हालांकि आलोचकों का मानना है कि इस लोकतांत्रिक केंद्रवाद में लोकतंत्र केवल नाम का ही है और व्यवहार में केंद्रवाद की ही प्राथमिक भूमिका है। एक अन्य विशेषता एकात्मक शासन प्रणाली और प्रादेशिक इकाइयाँ। चीन में शुरू से ही एकात्मक शासन प्रणाली विद्यमान रही है। यद्यपि शासन की एक ही स्थान से संचालित होता है, वह शक्तियाँ एक ही इकाई में हैं।
लेकिन चीन एक बहुत विशाल आकार जनसंख्या वाला देश है, इसलिए शासन की सुविधा के लिए 4 प्रकार की इकाइयों की व्यवस्था की गई है। प्रांत, स्वायत्त शासी प्रदेश व केंद्र के अधीन नगर निगम है। प्रांत स्वायत्त शासी प्रदेशों को स्वायत्त शासी जनपदों, जिला स्वायत्त शासी जिलों और नगरों में बांटा गया है। जिलों और स्वायत्त शासी जिलों को जनता के कम्यूनों और कस्बों में बांटा है। स्वायत्त शासी प्रदेश, स्वायत्त शासी जनपद और स्वायत्त शासी जिले अल्पसंख्यक जातियों के राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार की रक्षा के लिए बनाए भी गए हैं। नए संविधान के अध्याय 2 में अनुच्छेद 33 से 56 तक नागरिकों के मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। इन अधिकारों को 4 भागों में बांटा भी गया है, जैसे आर्थिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं। साथ ही राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस ने संविधान में संशोधन बाद में किया है और अनुच्छेद 33(3) में मानवाधिकारों को भी मूल अधिकार में सम्मिलित किया है। संविधान में नागरिकों के अनेक कर्तव्यों का भी वर्णन किया गया है, जैसे संविधान में कानूनों का पालन, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा। अगर संक्षेप में हम कहें तो अन्य पिछले संविधानों की तुलना में नागरिकों के अधिकार व कर्तव्य विस्तृत हैं इस संविधान के अंतर्गत। इस संविधान की एक अन्य विशेषता इसकी समाजवादी अर्थव्यवस्था है। संविधान के अनुसार अर्थव्यवस्था का समाजवादी राष्ट्र के क्षेत्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण और विस्तृत है। खनिज पदार्थ, उद्योग, व्यापार, वन संपदा, यातायात आदि समाजवादी राज्य के स्वामित्व और प्रबंध में संचालित होते हैं। राज्य भूमि का आवश्यकता अनुसार राष्ट्रीयकरण कर सकता है। अर्थव्यवस्था का ग्रामीण क्षेत्र श्रमजीवी कृषकों के सामूहिक स्वामित्व में है। ग्रामीण कम्युनिस्ट का उदाहरण भी है। समाजवादी संपत्ति की चोरी, समाजवादी योजनाओं और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना अनुच्छेद 12 के तहत दंडनीय अपराध घोषित किया है। अनुच्छेद 13 के अनुसार राज्य नागरिकों के द्वारा कानून के अनुसार अर्जित व्यक्तिगत आय, बचत इत्यादि की सुरक्षा प्रदान करता है। चीनी के संविधान में हालांकि समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात कही गई है, लेकिन 20वीं सदी के अंतिम दशक में चीन में समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं वरन कहीं ना कहीं मिश्रित अर्थव्यवस्था ही है। वर्तमान में चीन की राजनीतिक व्यवस्था का लक्ष्य शक्ति, आर्थिक विकास और आधुनिकीकरण है तथा इस उद्देश्य से बाजार अर्थव्यवस्था के तत्वों को अपना लिया गया है। आज उदारीकरण और निजीकरण, भूमि केंद्रीकरण के प्रभाव से चीन नहीं बच पाया है। अब उसने भी निजी संपत्ति के विचार को अपनाया है और इसीलिए बाद में संविधान में एक संशोधन भी किया गया और अनुच्छेद 13 में जोड़ा गया कि राज्य नागरिकों की विधिक रूप से अर्जित आय, बचतों, मकान तथा अन्य विधिक संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करेगा तथा राज्य नागरिकों के उत्तराधिकार में प्राप्त निजी संपत्ति के अधिकार की भी विधिपूर्वक रक्षा करेगा। आंतरिक दृष्टि से अगर हम देखें तो चीन में राजनीतिक दलों के गठन की स्वतंत्रता है और साम्यवादी दल के अतिरिक्त भी अन्य दलों का अस्तित्व है, लेकिन चीन का संविधान इन सभी राजनीतिक दलों पर साम्यवादी दल को प्रमुखता और नेतृत्व की स्थिति प्रदान करता है और इस दृष्टि से प्रतियोगी राजनीति का चीन में अभाव है और एक दलीय प्रणाली है। नए संविधान की प्रस्तावना में साम्यवादी दल के महत्व और भूमिका की सराहना की गई है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि चीन की समग्र जनता के नेतृत्व की धुरी ही साम्यवादी दल है। नए संविधान के में एक केंद्रीय सैनिक आयोग की व्यवस्था भी की गई है। ये बिल्कुल नई और अनुपम व्यवस्था है। चीन के पूर्ववर्ती संविधानों में इस तरह की कोई संस्था नहीं थी। देश की सेना को यही आयोग निर्देश देगा। इस आयोग में सभापति, उपसभापति तथा सदस्य होंगे। आयोग के समस्त दायित्व की जिम्मेदारी सभापति की होगी। सैनिक आयोग के सभापति जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस तथा उसकी स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी होंगे। चीन के नए संविधान में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की पुनर्स्थापना की गई है, जबकि 1978 के संविधान में इन पदों को समाप्त किया गया था। इसका निर्वाचन जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किया जाएगा। राष्ट्राध्यक्ष द्वारा किए जाने वाले समस्त औपचारिक कार्य जैसे आदेश जारी करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ऑडिटर जनरल की नियुक्ति, विदेशी राजदूतों से प्रमाण पत्र लेना राष्ट्रपति को ही करने होते हैं और इसका कार्यकाल जनवादी कांग्रेस के कार्यकाल के तरह ही 5 वर्ष होगा। औपचारिक स्थिति यह है कि राष्ट्रपति पद की पुनर्स्थापना हुई है और इस स्थिति को अपनाया गया है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव ही सामान्यतः चीन का राष्ट्रपति होगा। नए संविधान की प्रस्तावना में चीन की विदेश नीति का भी वर्णन मिलता है। विदेश नीति के संबंध में कहा गया है कि चीन का भविष्य समस्त दुनिया से संबद्ध है। चीन पंचशील के आदर्शों का पालन करेगा, दूसरे देशों की प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व में विश्वास करता है। चीन साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करता है, विकासशील देशों की राष्ट्रीय स्वतंत्रता के आंदोलन का समर्थन करता है। जनवादी चीन के संविधान की एक अन्य विशेषता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता का पूर्णतः होना।
चीन में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सर्वोच्चता और निष्पक्षता जैसे सिद्धांतों को स्वीकार नहीं किया गया है। वहाँ न्यायपालिका प्रशासन का एक अधीनस्थ अंग है और न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या करने, संविधान विरोधी कानूनों को रद्द करने तथा सरकारी हस्तक्षेप के विरुद्ध नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करने का भी अधिकार नहीं है। सर्वोच्च जनवादी न्यायालय को राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस अर्थात संसद के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। रेट्रो की व्यवस्था तथा पिरामिड के आकार का केंद्रीकृत न्यायिक संगठन इस बात को दर्शाते हैं कि चीनी न्याय व्यवस्था में उच्च मात्रा का केंद्रीकरण है और न्यायाधीशों को स्वतंत्रतापूर्वक निष्पक्ष होकर कार्य करने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार हमने आज चीन के संविधान की विशेषताओं पर बात की। हालांकि साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत संविधान में शासन व्यवस्था की जो रूपरेखा दी जाती है, व्यवहार में उसका उतना महत्व नहीं होता और कहीं ना कहीं चाइना में भी कमोबेश ऐसा ही है। संविधान के द्वारा इस प्रकार की समस्त संस्थागत व्यवस्था की गई है। व्यवहार के अंतर्गत आज चीन की समस्त राज्य व्यवस्था में एक ही व्यक्ति की सर्वोच्च सत्ता है। आज चीन आधुनिकीकरण और सुधारवाद की दिशा में तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। अपने इन प्रयत्नों में किस सीमा तक चीन सफल हो पाता है और चीन की राज्य व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाएं क्या रूप लेती है, इस बात पर समस्त विश्व का ध्यान भी टिका हुआ है। धन्यवाद।